में पार्ट 89 है ये लक्ष्मीकांत का। देखते हैं यहाँ पे कितनी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स और उनकी कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करिए। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए जहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज भी कराता हूँ, आप चैनल पे ज्वाइन बटन को दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लेक्चर्स की अपडेट और करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आपको मिलती रहती हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज करिए, जो भी जेन्युइन क्वेरीज होगी जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले कि मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंट्री मारे, वो मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट उसको एक ओथ एडमिनिस्टर करेगा जिसको बोला जाता है ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे ओथ की बात की थी, लेकिन वहां पे मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया था। यहाँ पे एग्जैक्टली बात करेंगे कि जो ओथ है मिनिस्टर की ये है क्या। तो मिनिस्टर क्या स्वेयर करेगा? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office, to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will। सीधी बात क्या है कि देखिए, ओथ ऑफ सीक्रेसी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत तरीके से समझाया था कि अगर आप मिनिस्टर हो और मिनिस्टर की ड्यूटी में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको पता चलती है और उसको आपको सीक्रेट रखनी है तो आपको उसको सीक्रेट रखना ही है। ना आप उस चीज़ को डायरेक्टली किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो और ना ही किसी को इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप उसको किसी को भी रिवील नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट कि एज ए यूनियन मिनिस्टर आपको उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देना हो। अभी ये क्लैरिफिकेशन किस तरीके से देना है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर और गलवनवाली वाले इंसिडेंट से। अगर नहीं देखिए तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी जाके। अब हुआ ये दोस्तों कि 1990 में जो नई सरकार चुन के आई, वहां पे देवीलाल जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अभी जब देवीलाल जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और देवीलाल जी ने जब शपथ ली पार्लियामेंट में, तो इस चीज को बोला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि देखिए ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रहे हैं देवीलाल जी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 पढ़ो, 75 पढ़ो, 78 पढ़ो, तो वहां या तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रखी है या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रखी है। अभी डेप्यूटी मिनिस्टर की तो बात ही नहीं करी है। तो जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तो बात ही नहीं करी, तो जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करी है तो आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ओथ कैसे दिला रहे हो? ये बात यहाँ पे बोली गई। इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है तो उसकी ओथ को वैलिड माना जाएगा। और उन्होंने बोला कि ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नाम का जो शब्द है, ये बस डिस्क्रिप्टिव है। ये आप कह सकते हो कि एक तरीके का डेजिग्नेशन है। एक पर्सन को अगर आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर की ताकत चली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की ताकत तो भाई देखिए लिख रखी है कंसर्न आर्टिकल्स में, जैसे ड्यूटीज ऑफ ये प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 78 में दे रखा है, तो वहां पे तो प्राइम मिनिस्टर की ताकत लिखी हुई है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखे हुए हैं। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोला है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर की ताकत आ गई। ये बस एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखिए, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आपका कैबिनेट होता है। कैबिनेट में सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, लेकिन और भी तो तरीके की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी मिनिस्टर का पायदान होता है। अभी कितने तरीके के मिनिस्टर हैं दोस्तों, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखोगे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण जी। लेकिन इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखोगे तो कौन निकल के आता है? अनुराग ठाकुर। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपकी निर्मला सीतारमण जी, अब यहाँ पे कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो सबसे स्ट्रांग पोर्टफोलियोज होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, सबसे स्ट्रांग पोर्टफोलियो में नॉर्मल कर आपके फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, इस तरीके की मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जिन भी लीडर्स के पास होंगी, उनका ग्रुप बनेगा कैबिनेट। ठीक है ना? अभी कैबिनेट और पूरा आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दोगे तो उसमें भैया
मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी मिनिस्टर, बहुत सारे और मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो वही मैंने आपको दिखाया, एग्जाम्पल दिया कि अभी के लिए, अभी देखो आप, हो सकता है कि मेरी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 अक्टूबर 2020 को, हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हो। तो अभी की डेट में देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अनुराग ठाकुर जी है। तो अनुराग ठाकुर जी निर्मला सीतारमण जी इतने स्ट्रांग नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, बट मिनिस्टर तो है ना। समझ गए बात को आप? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली बॉडी है, इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी हैं, उसी तरीके से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी एक तरीके का मिनिस्टर हो गया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल देने से ये मतलब नहीं निकल के आता है कि उसके पास प्राइम मिनिस्टर की ताकत है, नहीं, उसके पास प्राइम मिनिस्टर की ताकत नहीं, वो बस एक तरीके का मिनिस्टर है जिसका सीधे सीधे नाम नहीं लिया गया हमारे संविधान में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने ओथ ली है वो आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, उसकी ओथ कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर भैया इन मिनिस्टर्स की अगर आप सैलरीज और अलाउंसेस की बात करो तो मिनिस्टर्स की सैलरीज और अलाउंसेस ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और इसमें लिए लाया गया था 1952 में द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952। इसमें समय समय पे अमेंडमेंट किया गया है। एक मिनिस्टर की सैलरी और अलाउंसेस की बात करो आप तो देखिए, सैलरी और अलाउंसेस उसको वही मिलते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जो भी अलाउंसेस होंगे वही एक मिनिस्टर के अलाउंसेस होंगे, वही एक मिनिस्टर की सैलरी होगी। बस एक्स्ट्रा की बात की जाए तो एक सैंक्चुअरी अलाउंस मिलता है एक मिनिस्टर को उसके रैंक के हिसाब से। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर उसका जो सैंक्चुअरी अलाउंस है वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ज्यादा होगा। अब वो कितना ज्यादा होगा, क्या उसकी इंट्रिकेसीज है, वो पार्लियामेंट अपना डिसाइड करता है, वो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भैया फ्री एकोमोडेशन, थोड़ा ज्यादा ट्रेवलिंग अलाउंस। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो मेन आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मेन कैबिनेट है फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे तो वही जाएंगे। तो एस जयशंकर साहब फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, अमित शाह जी तो चलिए होम मिनिस्ट्री में है तो वो उतना फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाते हैं, निर्मला सीतारमण जी हो गई। तो मेन जो पोर्टफोलियोज हैं वो फॉरेन ट्रिप्स में जाएंगे तो ट्रेवलिंग अलाउंस है, तो उनकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनको मिलती हैं। 2001 में जो सैंक्चुअरी अलाउंस था प्राइम मिनिस्टर जी का, उसको 1,500 रुपए प्रति महीने से बढ़ा के 3,000 कर दिया गया। कैबिनेट मिनिस्टर का 1,000 प्रति महीने से बढ़ा के 2,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का 500 रुपए प्रति महीने से बढ़ा के 1,000 कर दिया गया। डेप्यूटी मिनिस्टर का 300 रुपए प्रति महीने से बढ़ा के 600 रुपए प्रति महीने कर दिया गया। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ये 500, 1000, 1500, 2000 ये चिल्लर रुपए हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि ये मेरे लिए आज की डेट में 1500, 2000 रुपए बड़ी बात नहीं रह गई है। तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल की तो बात छोड़ दो, आप भी अगर 60-70 हजार रुपए प्रति महीने कमाते हो तो आपके लिए 1,000, 2,000, 2,500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मल खर्चों में निकल जाते हैं यार। बिजली का बिल एक इंसान के घर का आता है 5,000 रुपए महीना, 4,000 रुपए महीना, अगर वो पूरे समय एसी चलाए तो इतने बड़े लेवल के मिनिस्टर्स के लिए क्या ही है ये सैंक्चुअरी अलाउंस? ये तो बस नाम के लिए लिख दिया कि हाँ भाई इनको इतना मिलेगा। अभी शुरुआत में आज से 30-40 साल पहले आप इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर बहुत बड़ा हुआ करता था, आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। चलिए वो हटा देते हैं। अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स पर। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स में हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ही आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। आर्टिकल जो 75 है वो क्लियरली बोलता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी लोकसभा की जो भी ओवरऑल मेंबरशिप है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, और सरकार को चलाएगा कौन? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाएंगे। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सरकार किस बेसिस पे बनाई है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया। तो ऑब्वियस सी बात है अगर उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है लोकसभा के अंदर तो जब तक वो मेजॉरिटी बनी रहेगी तब तक लोकसभा में सरकार बनी रहेगी, और अगर ये मेजॉरिटी हट गई तो सरकार भी हट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, दे आर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। यानी मिनिस्टर्स जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। यानी कल की डेट में लोकसभा का दिमाग घूम गया और नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना उनकी एग्जिस्टेंस कलेक्टिव है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर गिरी तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। आप समझिए यहाँ पे बात को।
अगर किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम है किसी एक डिसीजन से, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठा और उन्होंने किसी एक इशू पे डिसीजन लिया, तो उस इशू पे डिसीजन से अगर किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम है तो या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दे, अलग हो जाए, और अगर वो उसमें है तो उसके ऊपर भी उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्स, मतलब जो भी डिसीजन लिया होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मिलके कल की डेट में मान लीजिए कोई डिसीजन लिया कि हम चाइना पर अटैक कर देंगे, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो काफी बड़ी बात थी, बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो मान लीजिए जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं तो या तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दें, और अगर नहीं रिजाइन कर रहे हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उस पर्सन के ऊपर भी। और ध्यान रखिएगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल है, एथिकल है, लीगल नहीं है। तो लीगली कल की डेट में कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता इनको कि तुमने मिनिस्टर होकर कैसे इस चीज को डिसीजन ले लिया, तुम्हारे चक्कर में देखो कितना बवाल हो गया। तो बात यह है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया, कैबिनेट में जो भी डिसीजन लिया, उसको सबको मानना पड़ेगा। ओके, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दे वर्क एज अ टीम, और ये तैरेंगे भी साथ में और डूबेंगे भी साथ में। तो कल की डेट में लोकसभा ने लो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गए, और जो लोकसभा से वही नहीं, जो राज्यसभा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गए वो भी गए, उनको इंडिविजुअली रिजाइन करना पड़ेगा बट वो गए। ओके, कल की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि देखिए अभी के लिए जो लोकसभा है वो देश को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो आप एक काम करो, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो और नए इलेक्शंस करवाओ। अब वो प्रेसिडेंट पे डिपेंडेंट होगा कि क्या इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मानना है या नहीं मानना है। समझिए बात को, कल की डेट में आप सोचिए कि जो सरकार बना के जो सरकार बैठे, आप समझिए, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं होगा, कोई ए पार्टी है और वो राज में है लोकसभा में। कल की डेट में उस ए पार्टी को ये लगे कि अरे भाई हम तो मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और दूसरी पार्टी सरकार बना लेगी, तो हो सकता है कि जो पार्टी सरकार बना के बैठी हो उसको ये लगे कि यार एक काम करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करवा देते हैं, तो नए इलेक्शन होंगे, तो नए इलेक्शन में प्रोसेस थोड़ा लंबा खींचेगा और हो सकता है कि इलेक्शन में पॉलिटिक्स करके हम फिर से सरकार बना ले। लेकिन ये चीज गलत है ना। प्रेसिडेंट को क्या बोला गया है? प्रेसिडेंट को यह बोला गया है कि आप इलेक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और आप पूरी कोशिश करिए कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी और कोई एक लीडर अपनी सरकार बना ले। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई एक ऐसी सरकार हो जो लोकसभा में बनी हुई हो और वो गिरने वाली हो, क्योंकि कोई एक प्रॉपर अपोजिशन का ग्रुप निकल के आ रहा हो जो उसको रिप्लेस कर सके। तो उस केस में वो सरकार हो सकता है प्रेसिडेंट को ये बोले कि आप इसको डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो नए इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन होंगे तो हो सकता है उनको दोबारा मौका मिल जाए। अब ये एक रीजन बना सकता हूँ, हो सकता है कि सच में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से बोल रहे हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, खत्म कर दो, नए इलेक्शंस कराओ, ये सच में इस बात में सही हो कि हाँ भाई जो लोकसभा की मेंबरशिप है वो सच में लोगों के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो उस केस में प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अभी लोकसभा को डिसॉल्व करना है नहीं करना है ये प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एक सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे कि सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले। क्योंकि देखिए जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराना कोई मजाक बात नहीं है। अरे भैया इतनी बड़ी वोटिंग मशीनरीज को मोबिलाइज करना कोई मजाक बात नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बड़ी। तो इलेक्शंस जितने कम हो उतना सही है। प्रेसिडेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए कोई भी सरकार गिरती है तो उस केस में प्रेसिडेंट उसी लोकसभा में कोशिश करेगा किसी एक लीडर को बुला के या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के कि आप कोalition के थ्रू एक सरकार बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भाई कैबिनेट ने, और कैबिनेट आप समझ लीजिए, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो सबसे स्ट्रांग बॉडी है वो कैबिनेट, जिसके वो कैबिनेट मतलब वो ग्रुप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, सबसे ज्यादा जरूरी और स्ट्रांग पोर्टफोलियोज है, तो वो होता है कैबिनेट। और एक्चुअली में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ना वो एक कैबिनेट होती है। तो हमारे देश में भैया मोदी साहब, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन जी, जयशंकर साहब, नितिन गडकरी जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये सब साथ में बैठेंगे और डिसीजन लेंगे, क्योंकि कैबिनेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं ये। अब बात ये है कि भाई अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उसको मानना पड़ेगा, कैबिनेट के डिसीजंस को सपोर्ट करना पड़ेगा। कैबिनेट के अंदर कोई अगर लीडर बोल देता है कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं तो या तो वो रिजाइन करके चला जाए, और अगर वो मान रहा है तो उसको मानना पड़ेगा, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और कल की डेट में अगर वो डिसीजन गलत पड़ जाता तो उसको उसे डिफेंड भी करना पड़ेगा, हालांकि उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले ऐसा कई बार हुआ है कि कैबिनेट ने मिलकर कोई डिसीजन लिया और उस कैबिनेट के कुछ मेंबर्स को उस
डिसीजन से प्रॉब्लम थी। जैसे कि हिंदू कोड बिल 1953 में जब डिसीजन लिया जा रहा था तो बी आर अम्बेडकर साहब ने रिजाइन कर दिया। सी डी देशमुख साहब ने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जो पॉलिसी है उसके रिस्पेक्ट में रिजाइन कर दिया। आर एफ मोहम्मद जी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को अपोज करते हुए रिजाइन कर दिया। तो कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, दे विल रिजाइन, दे कैन रिजाइन, और वो रिजाइन करके उसको अपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैबिनेट के पार्ट हो तो आप उसको कैबिनेट के पार्ट होकर अपोज नहीं कर सकते। अगर कैबिनेट ने मेजोरिटी से उसको माना है तो आपको भी मानना पड़ेगा। अगर आप कैबिनेट के मेंबर हो, कैबिनेट के मेंबर नहीं रहना चाहते तो रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आप उसको अपोज करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के आप बिल को अपोज कर सकते हो, लेकिन कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया और आप कैबिनेट के मेंबर हो तो आप अपोज नहीं कर सकते। तब अगर आपको अपोज करना है तो रिजाइन करो कैबिनेट से, मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ो। आगे बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे पूरी चीजें लिख रखी है दोस्तों, देखिए ये अभी मैंने इतनी देर से यही राम कहानी आपको बताई। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजंस and support them both within and outside the parliament. If any minister disagrees with the cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign. अब हम आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत दे रखा है आर्टिकल 75 में। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया मिनिस्टर्स अगर मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हैं तो दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट आपको कभी भी आपकी कुर्सी पर से हटा सकता है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कुर्सी पर से हटा सकता है? नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने हुए हैं, सरकार बनी हुई। यहाँ पे सरकार जो है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समझिए आप, क्योंकि सरकार वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी है, और वो सरकार कौन होंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो जाके आगे देश चलाएंगे। अभी यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सपोर्ट दे रही है। उस केस में भी किसी एक मिनिस्टर को उसकी जगह से हटाया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल देता है तो। एग्जाम्पल देता हूं, कल की डेट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, मान लीजिए कैबिनेट ने डिसाइड किया कि भाई हम एक इनकम टैक्स एक्ट लेके आते हैं और इस इनकम टैक्स एक्ट का जो प्रेजेंट एक्ट है इसको हम लोग अमेंड करते हैं और एक काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके ऊपर 50% का टैक्स कर देते हैं। तो मान लो ये कैबिनेट डिसाइड करता है और निर्मला सीतारमण जी बोलती कि नहीं नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हमारे देश से चली जाएगी, सारे कॉर्पोरेट्स चले जाएंगे, जुडिशरी में केसेस चले जाएंगे, इस तरीके से निर्मला सीतारमण जी बोलती। अभी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेजॉरिटी इस इनकम टैक्स एक्ट के अमेंडमेंट से एग्री कर रही है और निर्मला सीतारमण जी अपोज कर रही हैं। और निर्मला सीतारमण जी मान लीजिए इस डिसीजन से बिल्कुल अवॉइड ही नहीं करती हैं, बिल्कुल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट बोलने लगती हैं, तो मोदी साहब मैडम से बोलेंगे कि मैडम आप रिजाइन कर दीजिए। उस केस में अगर निर्मला सीतारमण जी रिजाइन नहीं करते हैं तो मोदी साहब प्रेसिडेंट साहब से बोलेंगे, रामनाथ कोविंद जी से, कि आप एक काम करो, आप निर्मला सीतारमण जी को उनकी पोस्ट से डिसमिस कर दो, और प्रेसिडेंट डिसमिस कर देगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओवरऑल मेजॉरिटी से अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है तो एक इंडिविजुअल मिनिस्टर उसको रोक नहीं सकता। तो या तो वो इंडिविजुअल मिनिस्टर उस केस में रिजाइन कर देगा कैबिनेट से, या प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट से बोल के हटवा देगा। ओके, तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर को जो इतनी ताकत दी गई है, इसके बारे में बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने ये बोला कि देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सिद्धांत है ना, वो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रूमेंटैलिटी से पाया जा सकता है। देखिए हमारे देश की सेंट्रलाइज लीडरशिप को अगर स्ट्रांग दिखाना है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी जरूरी है, क्योंकि जो सेंटर में कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठे हैं, यहाँ पे मैं कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है कैबिनेट। तो कल की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। अभी आप सोचो, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 50 लोग हैं, अभी 50 लोग में से 5 लोग किसी एक बिल के अगेंस्ट बोल रहे हैं और 45 लोग उस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये 5 लोग कितना डैमेज कर सकते हैं इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रेपुटेशन को, पूरा देश देखता है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना आपस में ही लड़ने लगेंगे तो देश तो पूरी दुनिया के सामने और खासकर डोमेस्टिकली बहुत कमजोर नजर आएगा, सेंट्रलाइज लीडरशिप बहुत कमजोर नजर आएगी। इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को रखा गया और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बहुत ताकतवर बनाया गया। बाबा साहब ने बोला कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ताकतवर बनाए रखना पड़ेगा, तभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि भैया अगर प्राइम मिनिस्टर को हमने ये ताकत नहीं दी
कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सके, तो कल की डेट में 50 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 5 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खड़े होकर बोलने लग गए कि हम किसी बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही देश के सामने कमजोर पड़ जाएगी, दुनिया के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तो इस हिसाब से तो कोई डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। और आप सोचो, किसी एक चीज पे अगर 50 लोग बहस कर रहे हैं तो 50 के 50 लोग किसी एक चीज से एग्री नहीं कर सकते, ये बात तो फैक्ट है। 10 लोगों का ग्रुप, 10 दोस्तों का ग्रुप मिलके एक पिक्चर को डिसाइड कर ले कि देखने जाना है, ये पॉसिबल नहीं है। एक बोलेगा मैं ये देखूंगा, एक बोलेगा मैं ये देखूंगा। तो 50 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 50 शब्द बस एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ। तो 50 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एक जगह पे बैठे हैं और कोई एक्ट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो कोई ना कोई इस 50 में से निकल आएगा जो बोल देगा नहीं भाई ये चीज सही नहीं है। तो उस केस में या तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माने, या वो रिजाइन कर दे। तो हमारी सेंट्रलाइज लीडरशिप स्ट्रांग नजर आएगी, और इसको स्ट्रांग दिखाना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग नहीं दिखाए तो हम हमारी जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है वही लड़ती नजर आएगी, तो हम वैसे ही पागल नजर आएंगे। ऐसे ही आप देखो कि अक्सर का टीवी में जो हमारे एमपी एमएलए हैं वो आपस में लड़ते नजर आते हैं, पेपर फेंकते, माइक तोड़ते, ये सब चीजें करते हुए नजर आते हैं। तो वैसे ही बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। उसके बाद आप अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत नहीं रखते हो तो भैया सीधी सीधी बात है कि जो हमारा कैबिनेट देश चला रहा है उसके अंदर ही लड़ाई होने लगेगी, जो कि सही नहीं है। तो इससे निकल के आता है आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया इंडिविजुअली अगर आपने ओवरऑल मेजॉरिटी की बात नहीं मानी तो आप बाहर हो, सीधी बात। और अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, अब आ जाते हैं हम लोग नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बोलते हैं नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्रिटेन में जब भी किंग कोई ऑर्डर पास करता है, और किंग वही ऑर्डर पास करेगा जो पार्लियामेंट से पास होकर उनके पास आया है, तो उसको मिनिस्टर काउंटर साइन करता है, ठीक है ना। और अगर वो ऑर्डर किसी लॉ को वायलेट करता है तो उस मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कोर्ट में। तो ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, किंग कैन डू नो रॉन्ग सो ही कैन नॉट बी स्यूड इन द कोर्ट। यानी कि ब्रिटेन का किंग कोई ऑर्डर पास कर रहा है तो उस ऑर्डर पे मिनिस्टर काउंटर साइन करेंगे, और वो मिनिस्टर्स दे आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस एक्ट। इंडिया में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट। ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लीगली रिस्पॉन्सिबल है, ना प्रेसिडेंट लीगली रिस्पॉन्सिबल है। तो देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर इन इंडिया। इसीलिए इंडिया में प्रेसिडेंट कोई पब्लिक एक्ट पे साइन करते हैं, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करते हैं, किसी लेजिस्लेटिव एक्ट पे साइन करते हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद आया है, तो उसके ऊपर किसी भी मिनिस्टर को काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को भी कोर्ट में इंक्वायर करने की ताकत नहीं है, क्योंकि इससे एग्जीक्यूटिव की ताकत वायलेट होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अगली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे।